और ये बच्चों बिजनेस आपका जो लॉ है उसके अंदर आप लोग बातचीत कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने कितने आपके मार्क्स के जो हैं वो चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बेटा बिजनेस लॉ में एक चीज़ है लीगल सिस्टम, आपका पहला चैप्टर है। इसके बाद आपके पास स्टार्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके तकरीबन 9 चैप्टर्स हैं। फिर आपके पास आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके तकरीबन 3 चैप्टर्स हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके तकरीबन 2 चैप्टर्स हैं। और इसके बाद आपके पास आते हैं अदर लॉज, और अदर लॉज के आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। तो कुल मिला के ये आपके पास 18 चैप्टर्स बनते हैं। सौ नंबर के बेटा आपका पेपर है। इसमें आपके पास 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, और बाकी जो आपके 85 मार्क्स हैं उस 85 में से तकरीबन कोई 70 नंबर केस लॉज होते हैं। केस लॉज का मतलब होता है आपको एक कहानी सुनाई जाएगी और आपसे जजमेंट ली जाएगी कि आपके हिसाब से बताइए कि इसको क्या होना है। जज साहब आप बताएंगे कि इसको सजा दी जाए या इसको छोड़ दिया जाए। जी, लेकिन आप कानून से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने कसम खाई हुई है कि आप अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेती हैं या लेते हैं कि आप कानून के दायरे में रहकर लोगों की जिंदगियों का फैसला करेंगे। ठीक है, तो आपने शपथ ली हुई है अग्नि को साक्षी मानकर, इस वजह से आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। ओके, हम अक्सर कहते हैं कि जज जो है वो पैसे लेके छोड़ देते हैं बंदे को। वो पैसे लेके नहीं छोड़ते, वो जो लॉयर्स होते हैं वो ऐसी कानूनी कार्रवाई करते हैं कि जज साहब को पता है कि ये बंदा मर्डरर है, लेकिन फिर भी जज साहब कानूनी तौर पर उसको सजा नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हमें कानून के हिसाब से मैनेज करना होता है। तो तकरीबन 17 नंबर के जनाब आपके केस लॉज आएंगे। ठीक है, और बाकी के 15 नंबर है, ये 15 नंबर डेफिनेशंस के तौर पर मैं इसको लिख देता हूँ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है बताइए ये क्या चीज़ है, बताइए ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो 15 नंबर के आपके डेफिनेशन है। केस लॉज में, केस स्टडीज में आपको जस्ट वर्डिक्ट देना है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए आपको कानून का पता होना चाहिए। अगर बेटा मैं बात करता हूँ मार्क्स की, तो 5 से 10 नंबर का पेपर, 5 से 8 नंबर का पेपर लीगल सिस्टम में से आता है। तकरीबन कोई 50 से 55 नंबर का पेपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आता है। 10 से 15 नंबर पार्टनरशिप, 10 से 15 नंबर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और 15 से 20 नंबर अदर लॉज। ये आपके पास बाइफर्केशन उसने की है। नॉर्मली अभी तक तो वो उसने जो बताया है उसको फॉलो भी कर रहा है पूरे ग्रिड को, और अभी तक जैसे उसने बताया कि 50-55 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए। 1881 ओके। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके पास हमने बेटा जो स्टार्टअप लेने हैं, हम स्टार्टअप लेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्लियर है ना? ओके है ना? वैसे पेपर में पूछते नहीं है कि कितने मार्क्स का पेपर कहाँ से आता है। बेटा 9 चैप्टर्स हैं आपके बिजनेस लॉ के।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और चैप्टर नंबर 10 पे एंड होते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। तो जनाब हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872। आपको मैं लेके जा रहा हूँ 1872 के ज़माने में, जब ये फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना और लॉ ने इसको कंसीडर किया। लॉ ने कहा कि किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट की सूरत देने के लिए उसको कुछ फेजेस से गुजारना ज़रूरी है। उसको किन फेजेस में से गुजारना है ये हमें देखना पड़ेगा। लॉ कहते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफर। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है तो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ऑफर करनी पड़ेगी किसी दूसरे बंदे को। जब दूसरा बंदा आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, जब ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो फिर वो दो बंदों के दरमियान प्रॉमिस बन जाता है, वादा बन जाता है। जो वादे और कसमें खाते हैं ना, उस तरह से वादे और कसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो फेज नंबर 1 है जो आपके पास आता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो आता है ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। जब हमने पूछा कि सर ऑफर क्या चीज़ है, एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, तो लॉ ने इसको भी बाइफरकेट किया हुआ है। अब सर आप लोगों से मैं जनरल टर्म से पूछता हूँ, ऑफर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ पेश करना। जी, ऑफर करना। फिर ऑफर का मतलब क्या हुआ? तो पेश अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, तो फिर ऑफर का मतलब क्या हुआ? ये तो इंफॉर्मेशन हुई, ये तो ऑफर तो ना आई। पेश करना ही ऑफर है। जी बेटा, आपको क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट की तरफ तो भी हम गए नहीं, हम तो सिर्फ ऑफर पे। ऑफर क्या चीज है? बोले बोले बोले, सही कह रही, बोले इसी में बोलना। ओके, बेसिकली मजाक कर रहा था, आप सब ने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कहा। ऑफर का हकीकत में मतलब होता है कि आप अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, आप अपनी विलिंगनेस शो करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी दूसरे बंदे को, इस नियत के साथ कि वो बंदा आपकी बात सुन ले। मिसाल के तौर पर मेरी विलिंगनेस है, मैं इस चीज़ को बेचना चाहता हूँ, ये मेरी ऑफर है, मैं कहता हूँ यार मैं इसको बेचना चाहता हूँ और 10 रुपये का बेचूंगा। अब मेरी विलिंगनेस है, मेरी चाहत है कि मैं क्या करूँ, मैं इसको बेचूँ। जब मैं अपनी चाहत का इजहार किसी दूसरे बंदे के साथ में करूँगा और इस नियत के साथ करूँगा कि वो अगला बंदा मेरी चाहत को ऑनर करे, मेरी बात को मान ले, दैट इज कॉल्ड ऑफर। ठीक है, अब ऑफर का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को पेश करना नहीं, मतलब पेश करना तो ऑब्वियसली उसका उर्दू उसका तर्जुमा बनता है। तो ऑफर का मतलब क्या होता है? अपनी चाहत का इजहार करना, दैट इज कॉल्ड ऑफर। तो अगर मैं ऑफर की डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो कैन आई से दिस, ऑफर व्हेन अ पर्सन signifies when a person signifies his willingness to do anything with intention to obtain assent of other person is called offer. जब भी कोई बंदा कोई काम करने की विलिंगनेस
सेंस शो करता है, सिग्निफाई का मतलब होता है शो करना। लेकिन बेटा लॉ के अंदर सबसे जो जरूरी चीज है पास करने के लिए इसको, वो है आपकी लैंग्वेज। अगर आप लॉ की लैंग्वेज यूज नहीं करोगे तो बिल्कुल आपने ठीक लिखी होगी चीजें, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर गेन करने के लिए हमें तो बताना पड़ेगा कि सर हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे FR1 FR2, आपको बताना पड़ेगा कि सर हम प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने मुश्किल वो सवाल पूछता है। टैक्स के करते हुए आप कहेंगे कि सर हम प्रोफेशनल टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारा CA हो चुका है, हम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, जो वो आपसे जिस तरह की चीज़ें पूछता है। इसी तरह जब आप लॉ पढ़ रहे होंगे तो आपने क्या बताना है, आपने ये माइंड में रखना है कि सर हम लोग प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और हम लोग लीगल लैंग्वेज जानते हैं, फिर आपका पेपर पास होगा। अगर आप ये कहेंगे सर हम तो स्टूडेंट हैं, हमें मार्जिन दें, तो 50 नंबर का मार्जिन उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, समझे बात को? तो वो इससे मजीद मार्जिन के नीचे आएंगे तो फिर वो दोबारा फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लॉ एग्जामिनर कहता है कि भाई साहब वो दोबारा जाइए तैयारी करके आइए। तो इसलिए कोशिश करें कि लीगल लैंग्वेज एक ही दिन में आपको नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो आम रूटीन में हम लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन यही लैंग्वेज आपको आ सकती है। कैसे? कि जो आम रूटीन में आप वर्ड्स यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को जो लीगल वर्ड्स हैं वो यूज़ करना शुरू कर दें। जैसे हम कहते हैं जनाब शो योर मूव्स, लीगल लैंग्वेज क्या होगी? सिग्निफाई योर मूव्स। सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? दिखाना, शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। असेंट, रजामंदी। विलिंगनेस, बॉन्ड नहीं, विलिंगनेस। ठीक है? तो बेटा ये आपके पास इस तरह की लीगल लैंग्वेज के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों ने अपनी आम रूटीन में यूज करेंगे तो आप लोगों के लिए एक तो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा दूसरों के ऊपर कि जनाब आप लोगों को वो बड़ा पढ़ा हुआ और बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा स्कॉलर किस्म का इंसान समझेंगे। अगला बंदा वो गूगल करता रह जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, और आप बड़े आसानी से उसका मतलब क्या जी। मसला ये है कि जब आपकी जान खतरे में हो तो पहले आपको अपनी जान बचानी चाहिए, समझे बात को? तो जब आपका पेपर खतरे में है ना तो पहले कोशिश करें कि दूसरों को अगर थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी खराब करते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देंगे। अच्छा जी, तो जनाब दिस इज कॉल्ड ऑफर। अब जब भी कोई बंदा अपने लिए शो करेगा, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेल दिस मार्कर फॉर ₹10, वुड यू बाय इट? मुझे पता था इसलिए मैंने आपको ऑफर नहीं करवाई। वुड यू बाय इट? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ ऑफर, उन्होंने आगे से क्या कहा, उन्होंने आगे से, इसका मतलब क्या है कि जिसको मैंने ऑफर करवाई है, ये मतलब वो इसको पॉइंट ना समझिएगा, ठीक है? ये मैं एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि ऑफर की एक्सेप्टेंस कौन करेगा? जिसको ऑफर करवाई है, जिसको ऑफर करवाई है वो इसको जब एक्सेप्ट कर लेगा, जब अपनी असेंट दे देगा, that would be called acceptance. When a person to whom an offer is made gives his assent, it is called acceptance. जी बेटा ओके। तो जब मैंने भाई को कहा कि भाई साहब मैं ये मार्कर 10 रुपये का बेचना चाहता हूँ, आप परचेज करेंगे, तो भाई ने आगे से इशारे से कहा। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ऑफर करवाई, भाई ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों के दरमियान क्या बन गया? प्रॉमिस। हम दोनों के दरमियान क्या बन गया? ये प्रॉमिस।
जब किसी प्रॉमिस में कोई चीज का ऐसा प्रॉमिस जिसमें कोई लेन देन हो, ऐसा प्रॉमिस जिसमें कोई लेन देन हो, यानी कि कोई कंसीडरेशन हो, हम कहा करते हैं थिंग्स, कि जब किसी प्रॉमिस में थिंग्स आ जाए तो हम यहाँ पे थिंग्स का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होगा? जो चीज किसी दूसरे बंदे को दी जा रही है, मिसाल के तौर पर मैंने ऑफर करवाई इस मार्केट को बेचने की, भाई ऑफर एक्सेप्ट कर ले, तो हमारा प्रॉमिस बन गया। अब इस प्रॉमिस में मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ? मैं इनको मार्कर बेचूंगा, ये मुझे क्या देंगे? 10 रुपये देंगे। इनके लिए कंसीडरेशन क्या है? मार्कर। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? 10 रुपीज। जब दोनों तरफ से कंसीडरेशन मिल रही होगी तो जनाब प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन दोनों तरफ से मिल रही होगी तो वो आपके पास बन जाएगा एग्रीमेंट। तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। कि जब किसी प्रॉमिस में कंसीडरेशन आ जाए तो वो प्रॉमिस क्या कहलाता है? एग्रीमेंट है। ओके। अब एग्रीमेंट होते हैं बेटा दो तरह के, एक होता है सोशल एग्रीमेंट और एक होता है कमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट एंड कमर्शियल एग्रीमेंट, नाम से आपको क्या लग रहा है? सोशल एग्रीमेंट का मतलब क्या हो सकता है? जी, जो आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर बाप बेटा के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, ठीक है, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता, जिसमें एक पार्टी सिर्फ दे रही होती है, दूसरी पार्टी सिर्फ ले रही होती है, इसमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता, बेलोस होकर चीजें होती हैं सारी। मिसाल के तौर पर आपके अब्बा जी जब आपको पॉकेट मनी देते हैं, वो कहते हैं कि बेटा चलो मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ कि हर महीने तुम्हें मैं 10,000 रुपये पॉकेट मनी दिया करूँगा। तो ये जो एग्रीमेंट है ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ? सोशल एग्रीमेंट हुआ। आप अपने टीचर को कहते हैं कि सर आप हमें अच्छा पढ़ाते हैं, हम आपका डिनर रखना चाहते हैं, तो आपका टीचर क्या कहेगा? तो आपका टीचर आपको देखेगा, मैंने टीचर की बात की थी, मैंने अपनी बात की, तो टीचर तो आपको कोई भी हो सकता है ना। तो आप अपने टीचर को अगर बुलाएंगे डिनर पे, तो जब वो टीचर आपके डिनर पे आएंगे तो वो एग्रीमेंट जो आप लोगों ने किया होगा, टीचर ने कहा कि ठीक है बेटा मैं आ जाऊँगा, तो ये एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होगा? सोशल एग्रीमेंट। आप अपने दोस्त को कहते हैं कि चलो यार आओ मूवी देखने चलते हैं, सारे पैसे मिलाओ इकट्ठी मूवी देख के आते हैं। एक दोस्त ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, उसने कहा तू टेंशन ना ले, तू ना जा, ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन इसका, तू ना जा। अब वो क्या कह रहे कि जनाब नहीं तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि तुम मुझे साथ लेके जाओगे, तो इस तरह के एग्रीमेंट्स क्या कहलाते हैं? सोशल एग्रीमेंट्स। ओके। और जहां पे कुछ लेन देन आ जाए पैसों के बदले में, चीजों के बदले में, दैट विल बी कॉल्ड कमर्शियल एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने इनको कहा कि मार्केट में बेचना चाहता हूँ, कंसीडरेशन आ गई, प्रॉमिस हो गया, कंसीडरेशन आ गई, तो अब ये कौन सा एग्रीमेंट है? कमर्शियल एग्रीमेंट। आप अपने भाई से, बड़े भाई से, छोटे भाई से आप ये कहते हो कि यार ये प्लॉट तुम्हारा है, ये प्लॉट मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। तो बेचने का मतलब क्या होता है कि वो आपको प्लॉट देगा और आप उनको पैसे दोगे, तो आपके दरम्यान ये इस तरह का एग्रीमेंट क्या होगा? कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है। सोशल एग्रीमेंट्स नॉर्मली इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, मतलब इनकी कार्रवाई नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, नॉर्मली ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। और कमर्शियल एग्रीमेंट्स नॉर्मली इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, मतलब अगर कोई बंदा एग्रीमेंट तोड़ने की बात करेगा, हम एक टर्म यूज किया करते हैं ब्रीच। ब्रीच एग्रीमेंट के साथ आता है कि एग्रीमेंट को कैंसिल करना, तोड़ना, ब्रीच करना। ठीक है। जब भी कोई बंदा एग्रीमेंट को ब्रीच करेगा तो उसके खिलाफ दो सिचुएशन बनेगी, या तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती होगी या फिर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती होगी। अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कि कोर्ट में जाकर इस एग्रीमेंट को कहा जा सकता है कि सर इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, बात इसकी पूरी करवाएं, तो उस तरह के एग्रीमेंट्स को कहते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स। उसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल एग्रीमेंट्स। और जिनके खिलाफ कोर्ट में जाकर आप केस फाइल नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मली सोशल एग्रीमेंट। मिसाल के तौर पर
आप मुझे कहते हैं कि सर आप डिनर पे आएंगे हमारे घर, मैंने कहा जी आऊँगा, मैंने कहा एग्रीमेंट डन डन। आपने जनाब खर्चा वगैरह किया, अच्छे खासे तकरीबन 8-10 डिशेज आप लोगों ने बनाई और मैं आया ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक दफ़ा तो आपने पूछा था ना, तो मैं आया ही नहीं। तो क्या अब इस सिचुएशन में आप कोर्ट में जाएंगे और जाके कहेंगे कि सर ये साहब को मैंने बुलाया था, टीचर का नाम भी भूल जाएंगे, सर का नाम भी भूल जाएंगे, इनको मैंने बुलाया था, ये कोई नहीं आया, मैंने इनकी खातिर 10,000 रुपये का खर्चा कर दिया, इनको कहेंगे मेरे 10,000 रुपये कंपनसेट करें, तो कोर्ट क्या कहेगी? तो कोर्ट कहेगी बीबी जाकर घर में जाकर अपने मसले हल करो। मतलब ये घरेलू मसले हैं आपके। वो अगर आपने डिनर पे बुलाया टीचर को, वो नहीं आया, तो आपको किसने कहा कि ऐसे बंदे को बुलाओ जो बिजी हो, ठीक है, मेरा थोड़ी है। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड सोशल एग्रीमेंट कि जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जब आपने अपने भाई से कहा कि एक प्लॉट मुझे भेज दो, अब भाई भी था 420 समझ देना, ये सेक्शन 420 है जो फ्रॉड के ऊपर अप्लाई होता है। तो भाई ने जनाब उसने कहा कि ठीक है, मसला ही कोई नहीं, ये घर वाली बात है, प्लॉट तुम रख लो, पैसा मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है जी, पैसे ले लिए भाई ने, प्लॉट आपको दिया ही नहीं। तो अब आप जाएंगे कोर्ट में, जाके कह सकते हैं कि सर पैसे ले लिए, पेमेंट में ले लिया, काम नहीं कर रहा, पैसे ले लिए लेकिन प्लॉट नहीं दे रहा। तो फिर यहाँ पे कोर्ट कहेगी भाई साहब या तो अपने भाई को क्या करो, पैसे वापस करो, या फिर उनको प्लॉट दो, और अगर तुमने पैसे वापस करने तो तुम थोड़े से पैसे डैमेजेस के तौर पर, हर्जाने के तौर पर ज़्यादा पैसे दोगे कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों किया। ओके, समझ आ गई बात की। तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कमर्शियल एग्रीमेंट्स के साथ। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ना ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, एग्रीमेंट्स में जब इन्फोर्सेबिलिटी आ जाए तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जी बेटा, यहां तक के मसले सारे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता। पहली स्टेजेस की जनाब प्रॉमिस की, जहां पे ऑफर करवाई जाती है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तब प्रॉमिस बन जाएगा। उसके बाद साथ ही सेकंड स्टेज आ जाती है कि अगर उस प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन अवेलेबल है तो वही प्रॉमिस आपके पास एग्रीमेंट बन जाएगा। और उसके बाद लास्ट स्टेज आपके पास आती है कि जिसमें अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ तक के मसले सारे, यहाँ तक की प्रॉब्लम और ओके। तो अब एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, every agreement is not contract but every contract is an एग्रीमेंट। कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमेशा वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूरी होगा। ओके, चले आगे। इसके बाद देखिए बेटा, अभी हमने बात की कि कुछ नॉर्मली सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती है। नॉर्मली कमर्शियल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। आम भाषा में नॉर्मली कमर्शियल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और सोशल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो सिंपल एग्रीमेंट ही होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब मैं सोशल एग्रीमेंट की बात करता हूं कि जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नॉर्मली नहीं होते, social agreements are not enforceable by law। लेकिन इसके एक्सेप्शन देखिए बेटा, पूरे लॉ के अंदर, क्योंकि लॉ इंसान का बनाया हुआ है, कानून इंसान का बनाया हुआ है, ये शरीयत नहीं है।
ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये आपके किसी मज़हब की शरीयत नहीं है, ये आपकी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर लिखा हुआ है, आपके ऐसे एक्ट के अंदर, आपके ऐसे रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो कि इंसानी ज़िंदगी के साथ बदलते रहते हैं। इस वजह से आपके पास हर जनरल रूल की कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। हम इसलिए एक स्टेटमेंट हम प्रोफेशनल्स कहा करते हैं, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, कि एक चीज़ है वो सबके लिए जनरल है, लेकिन उसी के अंदर एक इंसान ऐसा होता है जो बाकियों से थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ होता है, उसको लोग कहते हैं जनाब ये एक्सेप्शनल केस है। अब एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या होता है कि इसको उसके साथ ट्रीट ना किया जाए, इसको अलग रख लिया जाए, कि इसके साथ कोई डिफरेंट सिचुएशन है। हम अक्सर क्या कहते हैं कि जनाब अगर आप सारे सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ते हैं तो फिर आप पास होते हैं। कभी आपने ऐसा कुछ देखा सीए के अंदर जो पढ़े बिना और पास हो जाए, खेलता रहे, पढ़े ना, किताब खोले ना, पास हो जाए, पॉसिबिलिटी है कोई? बड़े कम चांसेस हैं। चांसेस क्यों मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि इस तरह के केसेस हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला ने इंसान बनाए जो सिर्फ क्लास पढ़ते हैं, घर में जाके कुछ नहीं पढ़ते, पास होते हैं। वो होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि जनरल रूल आपके पास क्या होता है कि पढ़ोगे तो ही पास होगा। तो इस वजह से आपके पास एक जनरल रूल होगा लॉ के अंदर, और उसके साथ हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो। तो 90% जनरल रूल्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन उसकी होती है। तो हम रूल हमने क्या पढ़ा कि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इस रूल की एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सिवाय इसके, किसके? मैरिज एग्रीमेंट, in writing and registration. अब शादी करना ये कमर्शियल इवेंट होता है। मैं शादी कर रहा हूँ जी, मुझे शादी करो तो मैं 50 लाख मिलेंगे। यकीन करो तो ऐसा होना तो बढ़िया, बहुत शादी करें, हर शादी में 50 लाख आपको मिलेंगे। कैसे होता है भाई? ऐसे होता है जी? बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो भी क्या है? एक्सेप्शनल केसेस है। जनरल रूल क्या होता है जी? शादी के बदले में आपको कोई पैसे नहीं मिलते, बल्कि आपको पैसे देने पड़ते हैं भाई। जिस सैलरी में आप खुद इंजॉय कर रहे थे, अब उस सैलरी में आपको किसी और को इंजॉय करवाना पड़ेगा। नहीं करवाएंगे तो आपकी लाइफ जहन्नम हो जाएगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जब आप इस काबिल नहीं थे तो ये ताने सुनने को मिलते कि जब आप इस काबिल नहीं थे, आपको पता था कि आपके अमाउंट इतने नहीं है, तो आपने फिर शादी क्यों की? आपने क्यों से ये जिम्मेदारी ली? शर्म आनी चाहिए आपको। डूब के मर जाए, जिंदगी जहन्नम बना दी मेरी। 50 रिश्ते थे मेरे लिए, पता नहीं मेरी मत मारी थी, मेरे बाप बाप ने पता नहीं तुम्हारे लिए तो क्या नहीं किया। ये सारे के सारे ताने जो हैं वो सुनने पड़ते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, लेकिन जनरली फ्रॉम फीमेल टू मेल पाकिस्तान के अंदर। खैर, ये अच्छी बात है कि जब आप इस काबिल हों, इतने जिम्मेदार हों कि आप एक फैमिली को चला सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसी टाइम आपको किसी दूसरे बंदे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है? तो मैरिज एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ये एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि ये जो ऊपर मैंने रूल लिखा है ना, ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अब शादी करना एक सोशल एग्रीमेंट है। आप किसी के साथ अगर शादी कर रहे हैं, निकाहनामा पे आप साइन कर रहे हैं, तो वो एक सोशल इवेंट है, एक सोशल एग्रीमेंट है। आप कुछ लेन देन नहीं कर रहे। आप ये नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करता हूँ, तुम मुझे 10 लाख रुपए दो। ये फिर एग्रीमेंट को सोशल एग्रीमेंट नहीं कहता, फिर वो आपके पास कमर्शियल बन जाता है। जी, जो बिजनेस मैरिजेस होती हैं, लाइक जिनमें शेयर का भी कुछ होता है, वो भी इसी में आती है। बेटा बिजनेस मैरिजेस क्या होती है? नहीं, मेरा मतलब उनमें तो लेन देन होता है। क्यों में? बिजनेस मैरिज, बिजनेस मैरिजेस का जरा मुझे बताएं, मतलब क्या है? सर जिस तरह कोई कंपनी जो है वो डिफॉल्ट कर जाती है, कुछ हो जाता है, तो इस तरह पे वो कहते हैं कि हम यहाँ पे रिश्ता कर देते हैं और इतने जो शेयर हैं हम हमारी कंपनी को दे देते हैं। अच्छा, शादी करना एक सेल्फ, शादी करना एक सेल्फ, वो एक
आपके पास सोशल इवेंट है, ठीक है। और जब आप दोनों एग्री करते हैं, दो लोग जब एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट जो होता है वो सोशल एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट में इसी वजह से दैट्स द रीज़न कि हम कहते हैं कि नाम ये सोशल एग्रीमेंट जो है तो ये सोशल एग्रीमेंट, लेकिन ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ये सोशल एग्रीमेंट लेकिन ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्यों? क्योंकि जब आप शादी कर रहे होते हैं तो दरम्यान में आप कुछ ना कुछ लिखवाते हैं, राइटिंग में और रजिस्ट्रेशन में आप लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं आप ये कहते हैं कि जनाब, लड़की वाले ये कहते हैं कि जी लड़का जो है वो ये सारा कुछ देगा, ठीक है, हक महर इतना देगा, 1 करोड़ का 5 करोड़ का हक महर है जनाब, 10 मरले का प्लॉट DHA के अंदर वो जनाब लगाएगा, एक इसका बंगला है जनाब वो देगा हमें, और इसकी कंपनी के शेयर्स जो हैं, ठीक है जी, तो कंपनी के शेयर्स भी दे देगा, ओके। और लड़के वाले का कहते हैं ना, लड़की जब आएगी तो जहेज में ये सारा कुछ लेके आएगी, अपने बाप की आधी जायदाद लेके आएगी, गाड़ी लेके आएगी, नौकर चाकर लेके आएगी, और अपना घर लेके आएगी, दामाद को जनाब ना चीज़ देगी, फर्नीचर लेके आएगी, सारा इन जगह। ये इवेंट तो सोशल है, एग्रीमेंट भी सोशल है, लेकिन इसकी जो टर्म्स हैं वो ज़रा कमर्शियल लेवल की। दैट्स द रीज़न कि लॉ ने कहा कि मैरिज एग्रीमेंट होता तो सोशल एग्रीमेंट है, अगर ये राइटिंग में और रजिस्ट्रेशन में हो तो ये इनफोर्सेबल बाय लॉ। गॉट इट और नॉट? तो ये क्या होगा? इनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अगर मैरिज एग्रीमेंट राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में नहीं है, क्या निकाह नामा के बगैर निकाह हो जाता है? हो जाता है। किसने कहा नहीं होता? मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग लड़का और लड़की आपस में अगर एग्रीमेंट करके ये अपने आप को कहते हैं कि जनाब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, शादी करने का इरादा रखते हैं और हम एक दूसरे को साथ शादी कर लेते हैं, कबूल है हमें, तो निकाह हो जाता है। हो जाता है भाई। सही है, जो मैसेज से लड़की करके बताओ। नहीं, उसकी बात नहीं मैं कर रहा यार, ये बकवास होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ओरल मैरिज होती है, ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए बेटा। ओरल मैरिज का मतलब होता है कि जो राइटिंग में नहीं होती, लेकिन शरीयत के हिसाब से आपके पास जब लड़का और लड़की एक दूसरे से एग्री हो जाते हैं तो फिर उस इवेंट का कोई ना कोई गवाह होना चाहिए। वो गवाह जितने भी हो जाए, ठीक है, वो डिफरेंट फिका के अंदर डिफरेंट जो है वो, अब फिका जाफरिया और जो अहले हदीस है उनके अंदर यह है कि जी आपका जो वली है, वली का मतलब होता है जो आपका वारिस है, बाप है, भाई है, उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। और फिका हनफिया के अंदर कहते हैं जी वली की जो है वो इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपकी अपनी ज़िंदगी होती है, गवाह आपका वली के अलावा कोई भी हो सकता है। ये डिफरेंट फिका के अंदर डिफरेंट जो है, जैसे फिका जाफरिया में बेटी और बेटे का जो विरासत में हक है वो बराबर है। अगर एक प्लॉट है 10 मरले का और एक बेटा और एक बेटी है तो बेटे को 5 मरले मिलेगा और बेटी को भी 5 मरले मिलेगा, मतलब सबका बराबर है। लेकिन फिका हनफिया के अंदर ये बेटी का आधा हिस्सा है और बेटे के 2 हिस्से, कि उसके हकीकत में 2.5 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से बेटे को चले जाएंगे, आधा हिस्सा बेटी को चला जाएगा। तो ये हर फिका के अंदर डिफरेंट है। तो वो जो फिका होती है उस हिसाब से उसकी कोर्ट मैरिज वगैरह, जिसको आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कोर्ट मैरिज का, तो वो कोर्ट मैरिज इसी बेस पे होता है कि कहते हैं ना मोहम्मदन लॉ के हिसाब से ओरल मैरिज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर ओरल मैरिज के अंदर आपने कोई एग्री कर लिया, मिसाल के तौर पर एक लड़के ने लिखा शादी करते हुए कि हक में, अगर मैं हक में बेसिकली वो होता है एक तो उसी टाइम अदा कर देते हैं, और एक जो होता है कि जब डिवोर्स होती है तो उस टाइम जो है वो अदा किया जाता है। तो एक हक में के अंदर लिखा कि जनाब मैं हक में जब अगर मैं इसको डिवोर्स देता हूँ लड़की को तो मैं इसको 5 करोड़ रुपए देने के लिए लायक हूँ। ये लिख लिया किधर? एग्रीमेंट के अंदर, मैरिज एग्रीमेंट के अंदर। और जब लड़के ने डिवोर्स दी लड़की को तो वही जो निकाहनामा था, जो हक में जहाँ लिखा हुआ था, जो एग्रीमेंट था, उसको लड़की लगी कोर्ट, और कोर्ट में जाके कहा कि सर ये देखें
ये हमारा रजिस्टर्ड निकाहनामा है, इसके ऊपर इसने लिखा है कि जब ये मुझे डिवोर्स देगा तो ये मुझे 5 करोड़ रुपए देने के लिए लायक है। तो कोर्ट ने फिर उस बंदे से 5 करोड़ दिलवाए क्योंकि उसने एग्रीमेंट में लिखा था, और ये एग्रीमेंट राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में था। इस वजह से ये मैरिज एग्रीमेंट क्या हो गया, इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक सेम केस, लड़की ने कहा लड़के से कि देखो मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, पागल तुम, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मैं अगर तुम्हारे से शादी छोड़ना था तो शादी थोड़ी करता। तो लड़की कहती फिर भी मतलब अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, लाइट सपोज किसी भी रीज़न की वजह से, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं अपनी लाइफ कैसे गुजारूंगी, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो लड़का कहता है बताओ क्या चाहिए। अब लड़की कहती है कि जी शादी करने से पहले तुम मेरे साथ वादा करो, एग्री करो। क्या एग्रीमेंट करना है? ये एग्रीमेंट करना है कि जब अगर तुम मुझे डिवोर्स दोगे तो तुम अपने DHA का 1 लाख का प्लॉट मुझे दोगे, 10 तोले सोना दोगे और 1 करोड़ रुपया नकद कैश, नेट कैश मुझे दोगे। लड़का कहता है ओके डन हो गया, और कुछ? कहता बस ठीक है जाओ, अगर ऐसा करूंगा तो सारा कुछ तुम्हें दूंगा ना। ऐसा आगे करनी है, उन दोनों में मोहब्बत से नफरत और फिर नफरत से बात डिवोर्स तक पहुंची। तो जब डिवोर्स हुई तो लड़की गई कोर्ट में और जाके कहा कि सर इस बंदे ने मेरे साथ शादी करने से पहले एग्री किया था। क्या एग्री किया था? तो ये मुझे 10 तोले सोना, 1 लाख का प्लॉट DHA में और 1 करोड़ नगद पैसे देगा। नगद नाम क्या लगा सर कि मुझे पैसे देगा। तो कोर्ट ने कहा कि कोई राइटिंग या रजिस्ट्रेशन में कोई चीज़ है, मैंने कहा नहीं सर इसमें ऑलरेडी कहा था। तो कोर्ट यहाँ पे कहेगी आई एम अनएबल टू वर्ड इट, दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय, क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो वो लड़का पहले धोखेबाज था, तो आपका क्या ख्याल था कि वो धोखा देने से पहले उसने प्लानिंग नहीं की होगी? बिल्कुल उसने प्लानिंग की होगी। ओके, तो इस वजह से बड़े होशियार आप सब में रहना है, आपको भी बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो चाहिए वो पहले लिखवा लें राइटिंग में। और मैरिज एग्रीमेंट की कंडीशन और सुन लें। मैं सारी बेटा बातें जो आपको बता रहा हूँ ना, ये ICAP ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैं कोई, मुझे शौक नहीं है बताने का, मैं कोई मतलब कोई शादी नहीं करवाता बेटा लोगों का, ठीक है ना, मेरा कोई ताल्लुक है मौलवी के साथ, जो शादी करवाता उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मुझे कमीशन मिलता है। लेकिन क्योंकि ICAP ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इस वजह से मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो इसलिए अब मैरिज एग्रीमेंट के बारे में एक और सिचुएशन सुनिए। मैरिज एग्रीमेंट हमेशा शादी से पहले होगा। शादी करने से पहले, निकाह करने से पहले जो भी एग्रीमेंट में लिखे होंगे दैट वुड बी मैरिज एग्रीमेंट, और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। शादी करने के बाद अगर आप एग्रीमेंट करवाते हैं तो वो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान एग्रीमेंट होगा, और हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है वो मैरिज एग्रीमेंट नहीं होता, वो सिंपल सोशल एग्रीमेंट होता है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। रिटर्न में हो जैसे मर्जी हो। गॉट इट? समझा की बात की? तो मैरिज एग्रीमेंट राइटिंग में, रजिस्ट्रेशन में हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो तो नहीं। और मैरिज एग्रीमेंट का स्टेटस क्या है जी? शादी से पहले। एनी क्वेश्चन? चलिए इंशाल्लाह कल हम यही चीज को कंटिन्यू करेंगे बेटा।